हेलो एवरीवन। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपने क्लास 10th के साइंस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट को कवर किया था। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी चैप्टर 2। जो चैप्टर सेकंड है वो क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है। तो आप देखेंगे चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो, डजेंट मैटर, दोनों में ही हमारा सेकंड चैप्टर सेम है ना। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नंबरिंग कहाँ से डिफरेंट हुई है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि एसिड्स होते क्या हैं या फिर बेस और सॉल्ट ये सब क्या है। एक बार को सॉल्ट आप सभी को पता है, नमक जो आप डेली अपनी लाइफ में अपनी कंज्यूम करते हैं वो हमारा सॉल्ट होता है ना। तो उससे पहले अब हमें समझना है एसिड। हो सकता है आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कुछ बच्चे भूल गए हो, कुछ को आइडिया हो। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स को अगर हम देखें तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इन्हें टेस्ट करके नहीं देखना है बिकॉज ये बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत एसिडिक होते हैं। हाँ, जो वीक एसिड होते हैं, एसिड भी मैं अभी बताऊंगी 2 टाइप्स के होते हैं। जो वीक एसिड होते हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो आप करते भी हैं। तो एसिड्स वो होते हैं दोज सब्सटेंस विच आर विच आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, है ना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। और ये क्या करते हैं? जो ब्लू लिटमस होता है उसको कौन से कलर में चेंज कर देते हैं? रेड कलर में चेंज कर देते हैं। किसको? ब्लू लिटमस को। इसका मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये लिटमस क्या है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं है। तो आपको मैं भी समझाऊंगी कि लिटमस भी क्या है। देखो, सबसे पहले एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और ये जो लिटमस है ना, ये लिटमस पेपर, ये क्या है? लिटमस पेपर, ये आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में इंडिकेटर है। इंडिकेटर है जो ये बताता है। अब हमें देखना है इंडिकेटर क्या होते हैं। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, ये एक तरह की डाई होती है। क्या होती है? डाई होती है, जिनके कलर में जो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब स्मेल को कर लेते हैं। डाई एक तरह की डाई है दैट चेंज इट्स कलर। या तो वो कलर को चेंज करते हैं या फिर ऑर्डर को चेंज करते हैं when added into an when added, जब इनको ऐड किया जाता है into an acidic और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जब इन सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, ये जो लिटमस पेपर है ये इंडिकेटर्स होते हैं। और इंडिकेटर्स वो डाई होती है एक तरह की जो अपने कलर को या फिर अपनी ऑर्डर यानी कि स्मेल को चेंज कर देती है जब उसको एसिड या फिर बेस में ऐड किया जाता है। और दोनों ही मीडियम में, जब एसिड में ऐड किया जाएगा या फिर बेस में ऐड किया जाएगा, दोनों ही मीडियम में जो इनका इंडिकेटर्स है, इनका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। तो इंडिकेटर्स हमारा जैसे कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं या फिर कुछ हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, पहले अब हम इंडिकेटर को ही समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स तो ये वो डाई है, दीज आर द डाई या फिर दो सब्सटेंस विच कैन चेंज इट्स कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड टू अल्कलाई या फिर बेस और एसिडिक सॉल्यूशन। और इंडिकेटर्स हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट आ गए नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड वन होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जब नेचुरल है तो यानी कि नेचर में होंगे, ये हमें मिलते हैं प्लांट्स से। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से, फाउंड इन प्लांट्स। जैसे कि कौन कौन सा होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और एक होता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी आपने देखा होगा, जैसे कि आप के किसी कपड़े पे हल्दी लग गई, हल्दी का कोई भी एक दाग लग गया है, और जब आप उसको साबुन से वॉश करते हैं, जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट साबुन होता है, जब आप उससे वॉश करते हैं तो उस हल्दी का कलर हल्का सा कैसा हो जाता है? रेडिश सा होने लगता है ना, चेंज हो जाता है। तो दिस इज बिकॉज क्योंकि जो साबुन है वो आपका क्या है? बेस है, तो वो उसके कांटेक्ट में आके केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। तो ये जो टर्मरिक है ये भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर? लिटमस पेपर भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो आपको ऑप्शंस देख के उसमें से फिल्टर आउट करना होता है। सेकंड हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको हम कहाँ सिंथेसाइज करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में यानी कि जो खुद से प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। लेबोरेटरी में आप इनको सिंथेसाइज करते हैं, या फिर कहीं भी इंडस्ट्रीज वगैरह में ये बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो होगा इसका एक एग्जाम्पल है मिथाइल। क्या है? मिथाइल। ठीक है। और एक है फिनोल्फेथलीन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो आप दोनों इंडिकेटर्स के नाम लिख देते हैं। एक्चुअली कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसको मिथाइल ऑरेंज। क्या है ये? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के नाम से सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वो इंडिकेटर्स आते हैं जो अपनी ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर यानी कि स्मेल को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। विजिबल है ना सबको? कोई इश्यू तो नहीं है? स्मेल को चेंज करते हैं जब वो एसिड या फिर बेस के मीडियम में कांटेक्ट में आते हैं। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो होगा वेनिला, ऑनियन जो आपकी प्याज होती है वो भी, और क्लोव। क्लोव का मतलब क्या है? जो क्लोव होती है आपके मसालों में यूज की जाती है ना, लौंग, उसको, वो भी आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो अब आप समझ गए, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं जब वो एसिड या फिर बेसिक मीडियम में ऐड किए जाते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर और टर्मरिक। तो अब जो एसिड हैं उन्हें समझिए। एसिड्स क्या करेंगे? एक तो सोर होंगे टेस्ट में, एंड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, वो होते हैं हमारे एसिड्स। अगर अब हम बेस की बात करें, अगर इसी के बाद बेस की बात करें, तो बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? दोज आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और चेंज करते हैं, एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को कौन से कलर में चेंज करते हैं? ब्लू कलर में, है ना। इस सबकी जो कलरिंग चेंज करने की कैपेसिटी है या टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है ना। आप ये नहीं सोचेंगे कि एसिड इसमें ऐसा चेंज कर रहा है, रेड चेंज कर रहा है रेड को ब्लू में, सॉरी बेस अगर रेड को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है तो सेम बिहेवियर टर्मरिक या फिर वेनिला या कुछ और शो करेगा। नहीं, हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है एसिड और बेस में। समझ में आ गया है? ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अब हम यहां से शुरू करेंगे। जो एसिड्स हैं, एसिड्स हमने देख लिए कि वो हमारे कैसे होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट में, और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। कौन से को? ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। एसिड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वीक एसिड्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड।
जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड आपने देखा होगा, आप अपने घर पे यूज करते हैं, वो भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो आप यूज करते हैं अपने घर पे और वो वीक होते हैं। जैसे कि लेमन, लेमन में होता है हमारा कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, है ना, खट्टा होता है ना लेमन, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक भी कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, ये सिट्रस फूड में पाया जाता है। कौन से फूड में पाया जाता है, सिट्रस। ऐसे ही लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, सोर मिल्क या फिर कर्ड में। तो ये भी क्या है, वीक एसिड है। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये सिंथेसाइज वाले होते हैं, जो केमिकल लेबोरेटरीज में आप सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि हुआ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप इनको कंसंट्रेटेड फॉर्म को टच कर लेते हैं या फिर अननोइंगली आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे गिर जाते हैं तो वो जल जाता है ना। आपने सुना होगा ना एसिड अटैक्स के बारे में, जो इस मतलब बहुत ही गलत है एक्चुअल में, और वो एसिड का एक तरह से गलत यूज हो रहा है। एसिड हमारे लिए ये सब चीजों के लिए यूज करने के लिए नहीं होता है, ये या तो केमिकल ही हमारी लेबोरेटरीज में यूज करने के लिए होता है या फिर जैसे आप किसी स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं वो। तो ये जो एसिड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जब भी आप इन्हें यूज करें बहुत केयरफुली करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपको नाम बताऊंगी, जैसे कि उससे आपको एक चीज और क्लियर होगी अपने एग्जाम पर्पज से, कि जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो और उनके जो नेचुरल एसिड्स हैं वो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है और उसके कुछ नेचुरल कंपाउंड्स भी हैं या फिर नेचुरल एसिड्स भी हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें इसका नेचुरल होता है विनेगर, सिरका, सिरका जो होता है ना उसमें एसिटिक एसिड फाइंड होता है। ठीक है, विनेगर, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें, अभी मैंने आपको बताया है सिट्रिक एसिड किस में होता है, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, लेमन, लेमन, इनमें भी कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी अभी बताया मैंने आपको किस में होता है, या तो सोर मिल्क जो हमारा थोड़ा खट्टा सा मिल्क हो जाता है, एंड दही, दही इनमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है टैमराइंड और ग्रेप्स में। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ग्रेप्स में इसमें होता है टैमराइंड और ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है टमाटो में, किसमें, टमाटो में। और उसके बाद है फॉर्मिक एसिड, कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मिथॉक्सिक एसिड भी कहते हैं। ये जब आपने देखा होगा चींटी काट लेती है ना, आंट के स्टिंग जब चींटी काट लेती है एकदम से लाल और थोड़ा मोटा सा होता है, तो वो हमारी स्किन में कौन सा एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। कई बार निडल लीफ स्टिंग, जब आपकी कोई निडल वाली लीफ होती है जिसके आगे निडल हो, वो अगर आपको कहीं चुभ जाए तब भी आपकी बॉडी में थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है, डेट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड। तो आपने देखा एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड जैसे कि लेमन, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और दही में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड और ग्रेप्स में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटोज में, एंड फॉर्मिक एसिड आंट के स्टिंग या फिर निडल लीफ स्टिंग में। क्लियर। तो ये सारे हमारे एसिड्स जिनके नेचुरल फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी देखेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया कि बहुत, और कुछ ऐसा नहीं है कि HCl वगैरह ही स्ट्रॉन्ग है, इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कोई भी एसिड अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है
तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा। अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर को ऐड करके, है ना। सबको पता है कि एडिंग वाटर, किसी भी चीज में अगर हम वाटर यानी कि पानी को ऐड करेंगे तो वो चीज डाइल्यूट हो जाती है। आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने पानी ऐड किया, तो वो चीज कैसी हो गई? डाइल्यूट हो गई। बट अगर हम एसिड की बात करें, क्लियर है, आप एसिड को ऐसे नहीं डाइल्यूट कर सकते कि आपने एक बीकर लिया, इसमें एसिड फिल कर दिया और इसमें वाटर को ऐड कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग वे। आप ऐसे नहीं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो ये इतनी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें हीट निकलती है ना। हीट एग्जिट होती है, हीट निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिक्वायर होती है। तो जैसे ही आप वाटर को अगर एसिड में ऐड कर देते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा हीट निकल जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और कई बार एक स्प्लैश हो जाता है, समझ रहे हैं? एक स्प्लैश हो जाता है, बॉडी बर्न हो सकती है, और मतलब बहुत बड़ा मतलब आग भी लग सकती है। आप ये समझ लीजिए एक्सप्लोजन भी हो सकता है ना, एक्सप्लोजन। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा गलत वे है। आपको कभी भी इस तरह से वाटर एसिड को डाइल्यूट नहीं करना है। तो फिर डाइल्यूट को आप कैसे, एसिड को आप कैसे डाइल्यूट करेंगे? आपको क्या करना है? इसमें बीकर में पानी लेना है। क्या लेना है? वाटर लेना है। और इसमें आपको धीरे 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 क्या ऐड करना है? आपको धीरे धीरे इसमें एसिड ऐड करना है। ठीक है। इसलिए जो एसिड्स का डाइल्यूशन होता है वो डिफरेंट वे में होता है। जैसे कि हम नॉर्मली किसी भी चीज को डाइल्यूट कर लेते हैं, वैसे हम एसिड्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आपको एक बीकर में वाटर लेना है, देन उसमें स्लोली आपको एसिड ऐड करना है, जिससे कि आप एक्सप्लोजन को अवॉइड कर सकें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अवॉइड कर सकें, जो हीट जनरेट हो रही है उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वाई, हाउ एसिड्स आर डाइल्यूटेड। तो हमें लिखना है, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। क्लियर? आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, मैंने आपको बताया है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ये इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, और ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं बिकॉज अभी आगे जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब में ये एसिड्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है। ओके। और ऐसे ही हम कुछ बेसिस के नाम भी देख लेते हैं। बेस हमने पढ़ लिया है कि बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, और रेड लिटमस को कौन से कलर में चेंज करते हैं? आप देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था कौन से, आप ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी ही है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया बेसिस। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की बात करें तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बेस एक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, NaOH। फिर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? KOH, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल K है तो KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा फॉर्मूला? CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। फिर आता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड भी आपके लिए 10th लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस है, इसका फॉर्मूला है CuO। ठीक। और एक आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है
इसका फॉर्मूला है NH4OH। बहुत बार एमसीक्यूज में डायरेक्टली आपके फॉर्मूलेज ही पूछने को आ जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। क्लियर हो गए हैं सारे? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो आप आगे अपने चैप्टर में बार बार रिपीटेडली आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसके बाद आपको एक टॉपिक दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, जहां हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, हाँ आप सोच रहे होंगे मैम ने सॉल्ट के बारे में नहीं बताया, तो आप अभी आगे कंटिन्यू करिए, मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में तब समझाऊंगी जब एसिड एंड बेस की आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे। तब तक जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करके जरूर जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्लास 10th की मैथ्स चल रही है, क्लास 10th साइंस का फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, जिसकी सारी क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, और हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। उसी के साथ आपकी सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सोल्व कराया गया है। तो जिन बच्चों को भी फिजिक्स फोबिया है, वो अगर वो क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो इतनी इजी वे में समझाई गई है कि आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ा आपने, खेल खेल में सब पढ़ लिया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारी क्लासेस को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में यही दिया गया है। तो आपने केमिकल, हमने समझ लिया एसिड क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि बेस क्या है, वीक एसिड कौन से हैं, नेचुरल एसिड कौन से हैं, हमने ये भी देख लिया। लेकिन अब हमें समझना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हर चीज जो है वो केमिकली डिफाइन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो एसिड है और बेस है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। अगर सबसे पहले हम देखें कि एसिड को, अगर हम देखें कि मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई भी अगर हमने मेटल ले लिया, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हमने कोई भी मेटल लिया, उसके साथ अगर हम रिएक्ट करके देखेंगे, सबसे पहले एसिड को देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, हम बेस को देखेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा 2.3 एक एक्टिविटी दी गई है, और मैं इस एक्टिविटी को क्यों मेंशन कर रही हूं, बिकॉज ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। इन्होंने क्या कहा है कि आपने एक एपरेटस लिया, उसमें लगभग 5 ml का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। क्या ले लिया है? 5 ml का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है ना, तो H2SO4 लिया है। हमने फॉर्मूला बताया था, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है। तो इन्होंने क्या किया है, एक उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, किसमें, एक बीकर है, एक ट्यूब है इसमें, और फिर इसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड किया गया है। जिंक जो मेटल है वो किसकी फॉर्म में आता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आता है। तो इसमें H2SO4 में इन्होंने क्या ऐड किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड किया। जब इन्होंने देखा, फिर क्या हुआ, एक गैस पास, जब इन्होंने ये रिएक्शन की, ये यहाँ पे, तो इसमें से एक गैस इवॉल्व हुई। क्या हुई? एक गैस इवॉल्व हुई, और उस गैस को किससे पास किया गया, सोप के सॉल्यूशन से। किससे पास किया गया? सोप के सॉल्यूशन से। जब ये सोप के सॉल्यूशन से गैस पास हुई, ऊपर आई, तो उसमें बबल्स फॉर्म हुए। क्या हुए? बबल्स फॉर्म हुए। और जब आप इन बबल्स के बाद के पास बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं, क्या लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल आप इन बबल्स के पास लेकर आए, ठीक है, तो आप क्या नोटिस हुआ, लेबोरेटरी में क्या नोटिस हुआ जब बर्निंग कैंडल को बबल्स के पास लेकर आया गया, तो ये नोटिस किया गया कि इनमें से एक कैसी साउंड आ रही है, पॉपअप। पॉपअप साउंड आ रही है। ये जो बबल्स हैं, इनमें से कौन सी साउंड आ रही है, पॉपअप साउंड आ रही है। और हम आपके लिए बता दें कि पॉपअप साउंड
पॉपअप साउंड कब आती है? जब हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाता है, तब कौन सी साउंड रिलीज होती है? पॉपअप साउंड रिलीज होती है। इसका मतलब आपने ये इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि जब आपने ये देखो, ये मेटल था, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें पॉपअप की साउंड आई। और पॉपअप की साउंड सिर्फ और सिर्फ किस में आती है? हाइड्रोजन गैस में। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझ लिया कि मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने लिया एसिड, एसिड की रिएक्शन किससे कराई? मेटल से कराई। तो क्या फॉर्म हुआ? क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट। एक तो सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना? हाइड्रोजन गैस। डाउट एक्सपर्ट के ऊपर ही हाइड्रोजन गैस लिख दिया, ठीक है, लेकिन विजिबल होना चाहिए सबको डाउट एक्सपर्ट, तभी तो आपको नाम समझ में आएगा। अरे आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसलिए हमारा नाम है डाउट एक्सपर्ट। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। एसिड की अगर हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे हम इस एक्टिविटी को ही लिखेंगे। इस एक्टिविटी में मेटल क्या है? Zn, और एसिड क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा चलिए, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां भी इनको रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि मैम ने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिख दिया? मेटल प्लस एसिड। क्लियर? कोई डाउट नहीं अब? हाँ, तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो यहाँ पे, अरे भाई यस, हाँ, तो यहाँ पे क्या सॉल्ट बनी? ZnSO4। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही हुआ, इस जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और फॉर्म कर लिया ZnSO4, और प्लस कौन सी गैस रिलीज हो गई है? H2, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई है। और जब हाइड्रोजन गैस को बर्न किया जाता है तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है। आपसे कई बार एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है, विच गैस साउंड्स पॉप अप व्हेन कम इन कांटेक्ट विद हीट, कि कौन सी साउंड पॉपअप करती है जब उसको हीट के कांटेक्ट में लेके आया जाता है। सॉरी, विच गैस, कौन सी गैस पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसको हीट के कांटेक्ट में लेके आया जाता है? तो कौन सी गैस करती है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कैसे हुई है, ये सब हमने लास्ट आपकी प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर अभी तक नहीं देखा है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वो जल्दी से जाके हमारी प्लेलिस्ट ओपन करके उसमें पहले वो चैप्टर कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए, सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा उसे समझना बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें। तो ये हमने देख लिया जिंक की किससे रिएक्शन? सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम अगर जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करें, हाइड्रोक्लोरिक भी तो एसिड ही है, तो HCl से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट, ZnCl2। ये जो ZnCl2 है ये सॉल्ट है, और प्लस ये निकल गई H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हमें ये समझ में आया जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की एसिड की, कि अगर हम एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने सॉल्ट तब नहीं बताया, तो आप देख रहे हैं सॉल्ट कैसे कैसे बन रहा है ना। सॉल्ट तो इनके कॉम्बिनेशन से ही बन के आ रहा है, इसलिए हम सॉल्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, समझ गए? ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट का नाम क्या है? ये है जिंक क्लोराइड। क्या नाम है इसका? जिंक क्लोराइड। आपको नेमिंग भी बहुत जरूरी है समझ में आना। और ये है जिंक सल्फेट, क्योंकि कई बार सिर्फ आपके नाम आ जाते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन नहीं आती है। लास्ट क्लास में मैंने सिंबॉलिक इक्वेशन, नेमिंग इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन सब समझाया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस नहीं है। क्लोरीन के तो 2 एटम है, यहाँ पे 1 है, और हाइड्रोजन के भी इस साइड राइट हैंड साइड 2 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई की। अब ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई है? बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको पूरा डिटेल में प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप उस चैप्टर को जाके देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। इफ यू नीड तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे।
क्लियर। अब जो है आपने यहाँ पे देख लिया कि मेटल्स जो हैं कैसे एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा था। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। एसिड की तो हमने देख ली, अब हम किसकी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। बेस की रिएक्शन देखेंगे हम मेटल्स के साथ। तो क्या होगा, मेटल कौन सा है, फिर से हमने कौन सा मेटल ले लिया, जिंक। और बेस, इतने सारे बेस बताए थे मैंने आपको, ये देखो। तो इसमें चलो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये हमने बेस ले लिया। अब इसमें क्या होगा, ये क्या बनाएगा, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। क्या बनाया, सोडियम जिंकेट, ये भी एक तरह की सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन। इस केस में भी कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन। यानी कि जब हमारे मेटल या फिर बेस दोनों ही किससे रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करें, सॉरी, जब हमारे एसिड या फिर बेस कोई भी हो वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। आ गया बात समझ में, क्लियर है। तो इसमें हमने स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन में कि मेटल और एसिड और बेस की किससे रिएक्शन करी है, मेटल से। तो हमने ये एक्टिविटी से भी समझ लिया। अब आगे आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें इनकी एसिड की और बेस की किससे करा के देखेंगे, मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें इनकी रिएक्शन करा करा के क्या देखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए।